गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 के अंतर्गत विज्ञान में आज हम 10वें पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। 10वें पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो हमारे पास आज पहला सवाल हमारे पास है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाली प्राकृतिक घटनाएं लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में हमने पूरे पाठ में अभ्यास करना है। इसके लिए पहले उसकी कुछ घटनाएं देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होता है और यही घटनाएं और आइजैक न्यूटन इन सभी चीज़ों को समझ गए थे और इन सभी चीज़ों के लिए एक ही बल उत्तरदायी हैं जिसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो हमारा सवाल था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, तो हमारे पास ये 3 प्रकार की घटनाएं बताई गई हैं। तो ये 3 प्रकार की घटनाएं बताई गई हैं। पहली घटना है कि कोई भी वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह सब घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हमें गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ प्रमाण प्राप्त होता है। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। हमारे पास दूसरा नया सवाल है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक चित्र समझना पड़ेगा। आप लोगों ने कई बार खेलते समय कुछ एक धागे के साथ किसी पत्थर को बांधकर ऐसे आप लोगों ने गोल घुमाया होगा, ऐसे घुमाया होगा, अथवा ऐसे इस दिशा में घुमाया होगा, ऐसे गोल। तो इसी उदाहरण के आधार पर हम अभिकेंद्र बल का अभ्यास करेंगे। तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है, ये हमने देख लिया, तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है उसी को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में, यह शब्द खास याद रखिए, वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, उसी बल को हम, और वह बल केंद्र की ओर लगता है, इसी बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। आगे चलते हैं। नया सवाल हमारे पास है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस लिए गति करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस लिए गति करता है, देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वह अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है। चंद्रमा को अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहता है।
लेकिन अभिकेंद्र बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति कर पाता है। आगे हमारे पास है तीसरा सवाल हो गया हमारा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस लिए गति करता है, तो याद रख सकते हैं अभिकेंद्र बल के कारण गति कर सकता है। आगे हमारे पास तीसरा सवाल है, चौथा सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, इसे हमें समझने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह हम जानते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि यहाँ से अब आप लोगों को शब्दों को खास रूप से ध्यान में रखना है कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल जो होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। खास यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखना है, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण जो होता है उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। आगे चलते हैं पाँचवें सवाल की तरफ। हमारा पाँचवा सवाल है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि गिरता हुआ सेब जो है वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो यह यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते, तो उसका आंसर यहाँ पर शुरू होगा कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य यानी बहुत ही कम होता है, अत्यंत कम होता है। इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। याद रखिए, बहुत ही आसान सवाल है। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम लिखकर उसका गणितीय स्वरूप प्राप्त कीजिए। बहुत ही महत्व का सवाल है ये, इसे खास आप लोग तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण का बल का सार्वत्रिक नियम देखते हैं कि विश्व का प्रत्येक पिंड यानी पदार्थ, प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है और वह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब इसका गणितीय स्वरूप देखते हैं। तो गणितीय स्वरूप के लिए यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि यह हमारे पास पिंड यानी पदार्थ ए दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है। दोनों के बीच का अंतर है डी हमारे पास। आगे चलते हैं। यहाँ से उसका थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा, कहाँ खो गया।
यहाँ पर हमारा छठा सवाल चल रहा है। छठे सवाल के बाद ये सब जानकारी दी गई है। यहाँ पर हाँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि m तथा n द्रव्यमान, कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड हमने बताए थे चित्र में A और B, और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल जो होता है उसे F कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हैं। यानी कि यह बल F दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के साथ समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि यह बल F दोनों बलों के बीच लगने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ऊपर 10.1 था, ये 10.2 हैं, इन दोनों को मिला लेंगे। 10.1 और 10.2 को हम मिलाने से हम यह एक समीकरण बना पाते हैं। फिर उसमें से हम ये वाला निशान जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको निकाल के हम बराबर का निशान और ये जी लिखेंगे। ये इतना हमें इसमें नया डालना पड़ेगा। और जहाँ जी जो है उसे आनुपातिकता स्थिरांक कहते हैं और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ तक हम इसका गणितीय स्वरूप लिखना है। यह उसका गणितीय स्वरूप हो गया। यह गणितीय स्वरूप शायद ऊपर चित्र के नीचे भी दिया गया था, देख लेते हैं। यहाँ पर है, देखिए, यह सूत्र प्राप्त करना है, इसे गणितीय स्वरूप कहेंगे। तो देखिए सवाल में बताया गया गणितीय स्वरूप, ठीक है। छठा सवाल था हमारा। आगे चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल जो है वह इसी के अंदर भी आ जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी परिभाषित कीजिए और उसका SI मात्रक भी लिखिए। तो 7वां सवाल इसी के यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके रखा हुआ है। 7वां सवाल इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग और ख़त्म कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि हमने देखा कि समीकरण 10.1 और 2 को हमने मिला लिया था, तो उसमें से हमें यह गुरुत्व F का सूत्र मिला था, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे कि इसका सरल रूप बनाएंगे। इसमें से हम यह जो G दिख रहा है कैपिटल G, उसका सूत्र बनाएंगे। उसके लिए d² ऊपर ले गए, नीचे से यहाँ पे ऊपर ले गए हम लोग। उसमें फिर बाकी बचे ये दो, इन दोनों को हम यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आ गए, तो सूत्र हो गया कैपिटल G का। तो कैपिटल G का जो सूत्र हो गया उसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखा था कैपिटल G आनुपातिकता स्थिरांक, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। कैपिटल G का सूत्र बनाया, उसका द्रव्यमान के मात्रक स्थापित करने पर हमें G का SI मात्रक क्या मिलता है, तो यह G का SI मात्रक मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया हुआ G का मान लिखिए। हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया हुआ G का मान, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश का G का मान बहुत ही काम का सवाल है, छोटा सा है लेकिन याद रखना है कि हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके G का मान ज्ञात किया था और G का वर्तमान मान है 6.673 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह G का मान है। और यहाँ तक ही है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास अभी तक 8 सवाल हो गए। अभी 1-2 सवाल और देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व यहाँ पर है हमारे पास। हमारा 9वां सवाल,
पहला महत्व है कि यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। दूसरा महत्व यहाँ पर है कि गुरुत्वाकर्षण का क्या सवाल था, सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो यह नियम पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बनाए रखता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यह सभी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा ही होती हैं। आगे का हमारा सवाल है, मुक्त पतन किसे कहते हैं, समझाइए। तो मुक्त पतन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मुक्त पतन दिखाई देगा। आगे चलते हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं और गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुक्त पतन जब भी होता है तो दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। आज हमारे यहाँ पर 10 सवाल हो चुके हैं, 10 सवाल हो गए। हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। सवाल नंबर 11 से हम लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।